बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 11 जो कि है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में से पहले दो कंपोनेंट्स जो कि थे प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाकी के दो कंपोनेंट्स जो कि हैं प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने ब्लड की उसी तरह मैंने टॉपिक लिखा हुआ है और एक स्टेटमेंट लिखी है, द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड इंक्लूड नंबर 3। यहाँ पे नंबर 3 इसीलिए है क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने दो कंपोनेंट्स पढ़ाए थे 1 और 2। तो नंबर 3 कंपोनेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स। नाम से पता चल रहा है द कलर इज व्हाइट, ये थोड़ा सा ऑफ व्हाइट की तरफ कलर होता है इसका। They contain a big nucleus and can change their shape. अब रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या फर्क है? सबसे पहला तो ये कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स में a big nucleus is present. दूसरा डिफरेंस ये है कि रेड ब्लड सेल्स की शेप थी राउंड और मैंने बताया था कि वो दोनों साइड से थोड़ा हॉलो होता है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। अब शेप चेंज करना क्यों जरूरी है और किस लिए जरूरत है हमें शेप चेंज करने की, वो आपके सामने एक डायग्राम बनी है जिससे आपको समझ आएगा। दोबारा मैंने यहाँ पर ह्यूमन बॉडी सेल्स बनाए हैं और स्क्वेरिश बनाए हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट हो सके नॉर्मल सेल्स में और बॉडी सेल्स में। तो मैंने यहाँ पर एक कैपिलरी बनाई है। कैपिलरी क्या थी? जी बिल्कुल, कैपिलरी थी हमारा स्मॉलेस्ट वेसल जो कि इर्द गिर्द ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स का टिश्यूज और ब्लड के दरमियान। तो ये कैपिलरी मैंने एक आपको दिखाई है रेड कलर से और उसके बीच में जो ये ब्लैक कलर के सेल्स हैं ये हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और इसमें ब्लू कलर से मैंने आपको इनका न्यूक्लियस शो किया है। अब व्हाइट ब्लड सेल की ये शेप थी मगर उसने स्क्वीज आउट होके बाहर निकलना था। क्यों बाहर निकलना था? व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। जब भी कोई डिजीज हमें अटैक करती है तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स उसको फाइट करते हैं। अब यहाँ पर कैपिलरी से स्क्वीज आउट होना क्यों जरूरी था? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने हाथ पर इधर कट लग जाता है एंड आई स्टार्ट ब्लीडिंग, इसका मतलब मेरे टिश्यूज जो हैं वो मेरी इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज हो चुके हैं। अब जो इन्वायरमेंट में जरासीम है वो मेरे टिश्यूज को अटैक कर सकते हैं और मुझे हो सकती है इन्फेक्शन। यही वजह है कि यहाँ हमें व्हाइट ब्लड सेल्स की जरूरत है। व्हाइट ब्लड सेल्स इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कैपिलरी से स्क्वीज आउट करके जा रही हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ, मतलब उस कट की तरफ जहां पर हमारे टिश्यूज हमारे इन्वायरमेंट के जर्म्स के साथ एक्सपोज हुए हैं। वहां जाकर ये अपना काम करेंगे। अब ये अपना क्या काम करेंगे वो हम पढ़ेंगे इसकी सिग्निफिकेंस में। The significance of white blood cells. It protects the body against disease. White blood cells बीमारी से हमें बचाते हैं। इनका दूसरा नाम इम्यून सिस्टम भी है जिसकी हम बहुत ज़्यादा अक्सर अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं। इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एन इन्फेक्शन या फिर अ डिजीज। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ए। मैंने ए बी करके इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल एक तरह का नहीं होता, उसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। डिटेल में हम नहीं जाएंगे मगर आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स किस तरह से माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अटैक करते हैं। नंबर 1, सम व्हाइट ब्लड सेल्स ईट द माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स माइक्रोब्स को खा जाते हैं। अब माइक्रोब्स क्या हैं? माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया गया वर्ड है और यहाँ पर वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगाई, इसमें से कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जो स्टार शेप माइक्रोब्स बनाए हैं वो आप समझ लें कि कोई वायरस है। ये वायरस हमारी साइट ऑफ इन्फेक्शन पर है और यहाँ पर एक व्हाइट ब्लड सेल आता है। अब व्हाइट ब्लड सेल इस माइक्रोब को इनगल्फ करेगा, मतलब व्हाइट ब्लड सेल इसको खा जाएगा और खाने के बाद फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ब्लड सेल ने इसको इस अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर अपने प्रेमिसेस मतलब मेम्ब्रेन के अंदर ले लिया और फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया।
इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स का डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब वो हम स्टेप्स में देखते हैं। नंबर 1, रिकॉग्नाइज। व्हाइट ब्लड सेल टारगेट सेल को, मतलब उस सेल को जो उसको लगेगा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, टारगेट करेगा। हम कह सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल मतलब हमारी बॉडी की आर्मी जो है वो हमारे सस्पेक्ट को अटैक कर रही है। सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करेगी कि आखिर वो इन्फेक्शन कॉज कर भी रहा है कि नहीं। अगर तो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो सेकंड स्टेप होगा इनगल्फ करने का, मतलब खा जाने का। सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया सेल को जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, सेकेंडली उसको इनगल्फ करके अपने प्रेमिसेस मतलब मेम्ब्रेन के अंदर ले गया व्हाइट ब्लड सेल, और थर्डली उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका मतलब कि एक माइक्रोब इस व्हाइट ब्लड सेल ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी तरह और हजारों व्हाइट ब्लड सेल्स मूव होंगे टुवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन और एक एक करके इन माइक्रोब्स को इनगल्फ करते जाएंगे और डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, और एट लास्ट हमारी इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी क्योंकि इन्फेक्शन कॉज करने वाले माइक्रोब्स ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब देखते हैं बी, मतलब और क्या तरीका है जिससे व्हाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं। Other white blood cells make antibodies and antitoxins. कुछ white blood cells जो हैं वो antibodies प्रोड्यूस करते हैं और कुछ antitoxins। सबसे पहले देखते हैं antibodies क्या होती हैं। Antibodies are actually chemicals that destroy microbes by dissolving them. अब दोनों हमारे पास chemicals हैं, मगर डिफरेंस क्या है? Antibodies कर रहे हैं microbes को dissolve, जबकि एंटीटॉक्सिन्स ऐसे केमिकल्स हैं दैट ब्रेक डाउन द पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। दे ब्रेक डाउन द पॉइजन। तो इससे हमें पता चल गया कि एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडी डिफरेंट चीजें हैं। हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हम कोई वायरस की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि डेंगू वायरस। अब डेंगू वायरस का जब भी वायरस हमारे अंदर जाएगा तब उसको हम कहेंगे एंटीजन। एंटीजन जाएगा एक वायरस का हमारी बॉडी के अंदर। अब बॉडी को पता चल गया कि कोई फॉरेन पार्टिकल है जो पहले तो मौजूद नहीं था मगर अभी अभी हमारी बॉडी में एंटर हुआ है और वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। उसके लिए वो हमारी एक आर्मी बनाएगा और वो आर्मी स्पेसिफिकली सिर्फ उसी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनेगी। उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। इसका मतलब कि ये एंटीबॉडी जो बनेगी सिर्फ डेंगू वायरस के एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करेगी। अगर मलेरिया का कोई वायरस अंदर आता है तो ये एंटीबॉडी मलेरिया के एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अब इस वक्त तो ये फायदा हो गया कि एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई हैं उन्होंने डेंगू वायरस को मार दिया, मतलब डिसॉल्व कर दिया और खत्म कर दिया। इसका एक और भी फायदा है, जब ये एंटीजन्स खत्म हो जाएंगे तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में मौजूद रहेंगी। इसका मतलब है कि जब अगली दफा हमें सेम वायरस अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में मौजूद आर्मी उसको फौरन पहचान लेगी और कहेगी ये वही वाला वायरस है जिसको हमने पहले डिसॉल्व किया था, और इसलिए पहले से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से वो उसको खत्म कर देगी, मतलब वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगी और हमें इम्यूनिटी दे देगी। अब चलते हैं एंटीटॉक्सिन की तरफ। अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एंटी एंड टॉक्सिन। एंटी होता है किसी चीज का ऑपोजिट और टॉक्सिन कहते हैं पॉइजन को, मतलब जहर को। जहर को काटने वाली चीज है एंटी, मतलब जहर का असर खत्म करने वाली चीज है एंटी टॉक्सिन। अब ये कौन सा जहर है, कौन सा पॉइजन है, वो हम देखते हैं। ब्रेक डाउन द पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। मैंने आपको बताया कि माइक्रोब्स बहुत तरह के हैं। हमारे पास वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगाई है और पैरासाइट्स हैं। जब भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो ये किसी किस्म का केमिकल या पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं। ये पॉइजन जब प्रोड्यूस होता है तो एंटीटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं बाय द व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये एंटीटॉक्सिन्स जाके इस जहर के असर को खत्म कर देते हैं और हम उस जहर मतलब उस पॉइजन के नुकसान से बच जाते हैं। ये फायदा आपने देखा व्हाइट ब्लड सेल्स का कि वो किस तरह हमारी बॉडी को बचा रहे हैं डिफरेंट तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स या सिंपली इन्फेक्शन से। ये है हमारा इम्यून सिस्टम
तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। यहां हम शुरू करने वाले हैं अपना लास्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जो कि है प्लेटलेट्स। Now the platelets are bits of cells broken off large cells in the bone marrow. हमने पढ़ा था कि बोन मैरो में सेल्स बनते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर होते हैं। अब वहां जो सेल्स, बड़े वाले सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, उनको अगर तोड़ दिया जाए तो फिर बनता है प्लेटलेट। इसका मतलब प्लेटलेट्स आर ब्रोकन पीसेस ऑफ लार्ज सेल्स। इनकी शेप अब कैसी होती है? हैज अ शेप सिमिलर टू दैट ऑफ लेंस। ये उन लेंस की बात हो रही है जो हम अपनी आंखों में लगाते हैं, प्लस जो कि कैमरा के सामने लगे होते हैं। दोनों की शेप एक प्लेट जैसी होती है, मतलब थोड़ी सी डीप। इसी तरह मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये इस तरह, हम इसको मून लाइक शेप भी कह सकते हैं। मून लाइक शेप या लेंस लाइक शेप होती है प्लेटलेट्स की। और अब ये प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे इसकी सिग्निफिकेंस में। They help to clot the blood and stop bleeding at cuts. दोबारा देखते हैं। They help to clot the blood and stop bleeding. वैसे तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के भी समझ आ गया, मगर मैकेनिज्म इसका आपको डायग्राम के साथ समझ आएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड मौजूद है और ब्लड में जो 4 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से अगर सिर्फ एक ये कंपोनेंट हम निकाल दें, हम प्लेटलेट्स को कम कर दें या फिर हम खत्म कर दें, तो हमारा ब्लड बिल्कुल थिन पानी जैसा हो जाएगा। अभी हमारा ब्लड है थिक, विस्कस ब्लड होता है, पानी जितना पतला नहीं होता। इतना होता है कि हमारा हार्ट इसको इजीली पंप कर सके। अगर हम प्लेटलेट्स खत्म कर देते हैं अपनी बॉडी में से, तो ब्लड हो जाएगा बहुत ज्यादा थिन, और ना तो हमारा हार्ट इसको पंप कर सकेगा, ना हमारे वेसल्स इसको अपने अंदर रख सकेंगे। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल अभी समझाई, उसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड थिन हो जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स को डर होता है कि कहीं नोज से ब्लीडिंग या इंटरनल ब्लीडिंग पेशेंट को ना हो जाए, और बैग ऑफ प्लेटलेट्स लगते हैं ताकि हमारा ब्लड वापस थिक हो सके। यही काम है प्लेटलेट्स का इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या हो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे डायग्राम के साथ, तो ध्यान से सुनिएगा। अब आपके सामने ABC करके मैंने 3 डायग्राम्स बनाई हैं। ये है हमारी स्किन का अपर लेयर एंड लोअर लेयर, ठीक है। अपर लेयर में यहां पर एक कट आया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर स्किन पर एक कट हमें आया है। क्या होगा कि वहां से ब्लड हमारा लीक आउट कर जाएगा। RBCs जो हैं वो लीक आउट करना शुरू हो गए हैं फ्रॉम द कट। अब B पार्ट में आपने देखा कि एक अजीब सी वेब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कवर कर रही है हमारे उस कट को। अब ये है हमारे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिससे हमारे RBCs लीक होने से बच जाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर जब उन्होंने बनाया, या फिर ये जाल या फिर ये वेब, हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये वेब जब उन्होंने फॉर्म किया तो जो RBCs बाहर जा रहे थे वो यहाँ जाकर स्टक हो गए, और जब स्टक हो गए तो हमारा एक क्लॉट बन गया। ये आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जब आपको कट आता है तो आप उसके ऊपर बैंडेड लगा लेते हैं, और क्या होता है कि इनिशियली तो वहां से खून आ रहा होता है, और जब आप एक हफ्ते बाद देखते हैं तो वो रेड कलर का एक क्लॉट बन जाता है, जिसको आप उर्दू में खरींड भी कहते हैं। तो आप इस क्लॉट को वहीं छोड़ देते हैं और खुरचेंगे तो आपका खून निकल आएगा। अगर रहने देंगे तो विद टाइम ये ऊपर से खुद ही पील ऑफ हो जाएगा। हम स्टेप्स एक दफा रीड करते हैं और फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। नंबर 1 स्टेप, द स्किन गेट्स कट एंड ब्लड लीक्स आउट। यहाँ आपने देखा स्किन को कट लगा, कट में से ब्लड लीक आउट, मतलब RBCs लीक आउट कर रहे हैं। प्लेटलेट्स फॉर्म अ नेट ऑफ फाइबर। प्लेटलेट्स ने एक नेट बना लिया फाइबर का, जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ इंडिकेट किया है। फॉर एग्जाम्पल इट्स जस्ट लाइक अ स्पाइडर वेब, कि स्पाइडर वेब की तरह उसने भी यहाँ पे एक वेब बना लिया विद फाइबर्स। RBC gets trapped in the net and forms a blood clot. RBCs जो पहले लीक आउट हो रहे थे अब इस नेट में जाकर फंस चुके हैं और फंसने की वजह से क्लॉट बना रहे हैं।
तो अब आपको पता चल गया कि किस तरह से प्लेटलेट्स हमारी क्लॉटिंग में काम आते हैं। दोबारा मैं आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ कि जब हमें कट लगता है तो हमारे आरबीसीज लीक आउट करते हैं। आरबीसीज जब लीक आउट कर रहे होते हैं तो प्लेटलेट्स उस साइट पे जाकर एक फाइबर का नेट बिछा देते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ ब्लू कलर से इंडिकेट किया। अब नेट बिछाने का ये फायदा होता है कि जो आरबीसीज लीक आउट कर रहे थे वो इस नेट में फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होने की वजह से जो एक हार्ड सा स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा उसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। अब ये ब्लड क्लॉट यहीं पे हार्ड रहेगा जब तक नीचे से हमारे एपिथेलियल टिश्यूज मतलब हमारी स्किन फॉर्म नहीं हो जाती, और जैसे ही नीचे वाली स्किन की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो हमारा वो ब्लड क्लॉट या फिर हमारी वो खरींद आराम से पील ऑफ हो जाती है और नीचे बिल्कुल साफ सुथरी सी स्किन निकल आती है। इसको हीलिंग प्रोसेस कहते हैं। प्लेटलेट्स के बगैर हमारा ये हीलिंग प्रोसेस कभी भी ना हो पाता। अब हमने पढ़ लिया कि चारों कंपोनेंट्स ब्लड के क्या हैं और सबका इंडिविजुअली कितना सिग्निफिकेंट फंक्शन है हमारी डेली लाइफ में। इसके साथ ही कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड होते हैं खत्म। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए होंगे क्लियर। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।